शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ बहुत लंबा परिचय था। मैं उन्हें 1978 से जानता हूँ और लगभग 1980-81 के बाद से मेरा उनसे निरंतर संपर्क और संवाद रहा। एक चित्रकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार होने के साथ साथ वे धर्म के प्रति इतने समर्पित थे कि ऐसा व्यक्ति मैंने कम से कम दिल्ली और आसपास उत्तर भारत में नहीं देखा। वो एक लेखक के रूप में, प्रकाशक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, वक्ता के रूप में, इतनी सारी भूमिकाओं में वो दिखाई पड़ते थे। और जब जब भी मैं उन्हें देखता था, जिस किसी भूमिका में भी, हर बार उनके अंदर एक और नई ऊर्जा और नया जोश और ज्ञान के और बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे आयाम वो दिखाई देते थे। उनके जैसा उनका नाम था शांति स्वरूप, तो उस तरह के ही वो शांत स्वभाव के बहुत सहज व्यक्ति थे, सुलझे हुए व्यक्ति थे। कोई व्यक्ति कितनी ही बड़ी कटु से कटु आलोचना उनसे कर जाए, वो उसका जवाब सहज रूप से दे दिया करते थे। चाहे वो व्यक्तिगत आलोचनाएं हों, चाहे धर्म को लेकर के आलोचनाएं हों। ये चीज़ मैं समझता हूँ, ये जो आंदोलन धर्मी लोग हैं, आंदोलन में काम करने वाले लोग हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमको संयम के साथ काम करना पड़ता है। हमें आवेश में नहीं आना पड़ता, किससे लड़ने से, उलझने से हम आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज़ मैंने उनको देखी कि वो न केवल लिखते थे बल्कि लोगों को लिखवाते थे, प्रेरित करते थे। और युवाओं को, जो भी लोग उनसे मिलते थे, युवा लोग विशेष रूप से जाकर के उन युवाओं को प्रोत्साहित करते थे, उनके अंदर ऊर्जा का संचार करते थे, है ना, उनको। तो ये चीज़ उनमें थी। उनके कुछ 2-3 काम ऐसे बहुत महत्वपूर्ण हैं कि जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। जैसे उन्होंने जो रिज रोड पर जो गौतम बुद्ध, उसका बुद्धा पार्क है, बुद्धा जयंती पार्क, उसके धोला कुआं से थोड़ा पहले, तो उसमें उन्होंने ही फरवरी के महीने में बौद्ध परिवार मिलन का आयोजन की शुरुआत की। और उस आयोजन की शुरुआत का इतना हुआ कि वहाँ पे एक बड़ी संख्या में हर साल लोग आने लगे और वो एक बौद्ध मेले का रूप उसने ले लिया। संस्कृति ऐसे आगे बढ़ती है, ऐसे फैलती है। और वहाँ उसके अलावा उन्होंने जैसे सम्राट अशोक की जयंती मनाना, ये उन्होंने काम किया। और जो उसके बहुजन समाज के नायक थे, उन नायकों पर किताबों की सीरीज निकालना। दूसरा, अलग अलग जातियों का इतिहास, एक इतिहास बोध कराने के लिए कि हम क्या हैं, और हर जातियों के इतिहास उन्होंने लिखवाए लोगों से, और खुद भी वो इतिहास के गहरे उतरते थे। उन्होंने जो आजकल होता ना, जयचंद कहना किसी को, बड़ी हमारे राजनीति में बड़ा एक उदाहरण, मुहावरा सा बन गया है जयचंद को लेकर के। लेकिन उन्होंने खोज करके ये तथ्य निकाला कि जयचंद कोई गद्दार राजा नहीं था, वो एक बौद्ध सम्राट था, इसलिए उसको गद्दार कहा गया ब्राह्मणवादियों द्वारा। तो ये चीज़ तो, और वो जिस तरह से वो जिस ऊर्जा के साथ में वो बोलते थे, उनका जो अंदाज था, जो साहसिकता थी। 70 साल की उम्र लगभग उनकी थी, लेकिन वो युवाओं से कहीं अधिक जोश और जुनून उनमें होता था। और जिस तरह से वो बोलते थे, उससे पूरा मैं समझता हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद जो हमारे यहाँ उत्तर भारत में जिस तरह से बौद्ध आंदोलन बहुत शिथिल सा पड़ गया था, उसमें एक नई चांद फूंकने का काम, उसको ऊर्जा देने का काम वो संत सुखबोध जी ने किया। और कोई भी आंदोलन, चाहे वो वैचारिक हो या सांस्कृतिक हो या धर्म का प्रचार प्रसार, भी उस साहित्य के माध्यम से होता है। कि जब तक घर घर में साहित्य नहीं होगा, छोटी छोटी किताबें नहीं होंगी,
लोग धर्म को जानेंगे नहीं, संस्कृति को जानेंगे नहीं, उसे अपनाएंगे कैसे, उसका पालन कैसे करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए शांत स्वरूप बोध जी ने सम्यक प्रकाशन की ओर से वो छोटी छोटी किताबें निकाली, 10-10 रुपए की किताबें होती थी, और वो किताबें बहुत सहजता से लोग लेते थे, वो परिवारों में जाती थी, पढ़ी जाती थी। तो ये उन्होंने जिस तरह का किया, और अभी आने बल्कि अंतिम दिनों में तो वो जो सीरीज आ रही थी, वो जो यूट्यूब चैनल पर, सम्यक टीवी पर, चैनल पर जो उनके वीडियोस आ रहे थे, इतने अच्छे वीडियो, इतने ज्ञानवर्धक वीडियो कि बहुत सारी घटनाओं को लेकर के, कभी बाबा साहेब के जीवन को घटनाओं को लेकर के, कभी इतिहास की घटनाओं को लेकर के, कभी बौद्ध धर्म की घटनाओं को लेकर के, और वो जिस तरह से वो इतिहास में डुबकी लगाते थे, जिस तरह से अपने अनुभवों के साथ में, अपने स्मृतियों के साथ में वो चीज़ों को बतलाते थे, विश्लेषण करके बतलाते थे, तो वो एक हमारे समाज के लिए एक बहुत नई चीज़ थी। और हमें ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से वो आगे वो चीज़ों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिस तरह से नए नए आयोजन करते चले जा रहे हैं, जैसे रन फॉर अम्बेडकर, जैसे वो दौड़ का आयोजन करते थे, एक नई चीज़ होती थी, है ना। और उस दौड़ में जो हजारों का लोग आते थे और भाग लेते थे, तो पूरी मीडिया कवर करता था और लगता था देख करके, हाँ ये बौद्धों की भीड़ है, ये अम्बेडकरवादियों की भीड़ है। और फिर पुस्तक मेले में वो जहाँ जहाँ भी, दिल्ली में या दूसरे हर देश के हर भागों में, हर जगहों पर जहाँ भी पुस्तक मेले लगे, वो हर जगह वो पुस्तक मेले में जाते थे, और हर जगह सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पर पंचशील का झंडा और बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का नाद, ये चीज़ बनी। ये अपनी दूर से पहचान, एक अपनी कि हम कौन हैं, हमारा स्टॉल है, ये किन लोगों का है, हमारी किताबें क्या है, हम क्या हैं, हम कौन हैं, ये अपना परिचय देना। और मुझे लगता है कि इसको लेकर के कभी बहुत से लोगों में एक अलग तरह का बोध होता है, उनके अंदर हमेशा एक स्वाभिमान बोध रहा कि हम बौद्ध हैं। और जिस तरह का काम उन्होंने किया, और मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत तरह से प्रेरित किया, आर्थिक योगदान भी बहुत सारे लोगों को दिया। जो प्रेरणाएँ होती हैं वो तो ही थी ही, उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, है ना। बहुत सारे दुर्लभ ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित किया, और इस तरह से उन्होंने जो एक वैचारिक एक अपना एक तरह का हम साम्राज्य जैसा खड़ा कर दिया उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने, और उनसे हमें लग रहा था कि जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं आगे, वो एक यहाँ पे भारत में बौद्ध धर्म का झंडा बहुत जल्दी बहुत ऊँचे वो फहराएगा और लहराएगा। लेकिन अचानक उनका इस तरह से चला जाना बहुत दुख दे रहा है। बोलते नहीं बन रहा, इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था बुद्ध जी, नहीं जाना चाहिए था।